नमस्कार सभी छात्रों को। आज धोरण 8 विषय हिंदी में 9वां लेसन है ममता। उनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30/1/1899 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से देखें तो भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक हमको मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका कौन है? ममता। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाई गई स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि भी वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी और एक विष्णु और हताशाकृति उसके घर के आंगने आश्रय मांगने के लिए आई। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दे दिया। वह पथिक और कोई नहीं लेकिन हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवा देने का आदेश दिया था। जो टूटी फूटी झोपड़ी थी उसका घर बनवाने का आदेश उन्हें दिया था। ममता 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पूछताछ कर रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। अनंत यात्रा यानी कि मृत्युलोक में चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का वहीं जिक्र तक न था। जहाँ ममता का नाम होना चाहिए वहाँ ममता का नाम नहीं था। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ यानी कि ओरडा, एक रूम हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। जो खुली जगह होती है वहां से जो एरिया सूर्य के प्रकाश की जो किरणें आती है, थोड़ी थोड़ी सी किरणें दिखाई देती है, तो वो तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। उसके मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। कोई कुछ भी बोलता उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। जो रोहतास दुर्ग का किला है, शेरशाह का जहाँ शासन है, वहाँ का मंत्री चूड़ामणि, उसकी पुत्री कौन थी? ममता। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। सब कुछ था उसके पास, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? उसकी मुश्किलों का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि कोई आवाज न आए उस तरह से उस प्रकोष्ठ में प्रवेश कर लिया। सोन के प्रवाह में और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुरी थी। जो सोन का प्रवाह आ रहा था उसमें वह पूरी डूबी हुई थी। पिता का आना न जान सकी। उसके प्रकोष्ठ के अंदर उनके पिता आ गए, वो भी उन्हें पता नहीं चला। चूड़ामणि तो व्यथित हो उठे। पालिदा पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर ही नहीं कर सकते थे। अपनी बेटी का दुख वह देख नहीं सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। अपनी बेटी की ऐसी परिस्थिति देखकर वह कक्ष के बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता था, हर रोज होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। कुछ होने वाला है, ऐसी दुश्चिंता उसके मन में आ गई थी। पैर सीधे न पड़ते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। एक पहर बीत जाने पर वे फिर से ममता के पास आए। ऐसा तो वह बार बार करते। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। इस बार जब वे गए तो जो मंत्री चूड़ामणि है उसके पीछे 10 सेवक खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। कोई एक व्यक्ति प्रकोष्ठ में जाता है तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन ज्यादा व्यक्ति के प्रकोष्ठ में जाने से उसे थोड़ा शोर सुनाई दिया और उसने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। मंत्री ने जो अनुचर आए हुए थे, जो सब थाल लेके, उनको वहां पे रखने का संकेत दिया, इशारा किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। जो सेवक थे
वो थाल रखकर वहां से चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, तेरे लिए उपहार है बेटी, भेंट है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। जो बड़े बड़े थाल थे सोने चांदी के, उस पर जो ढका हुआ आवरण आता है वह चूड़ामणि ने उठा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा। यह सब जो स्वर्ण की जो तेजस्विता थी वह चमकने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण? वो अपने पिताजी को बोलने लगी कि इतना स्वर्ण पिताजी, यह कहाँ से आया, ये सब कहाँ से आ गया? चुप रहो ममता, यह सब तुम्हारे लिए है। क्योंकि मंत्री को चिंता थी कि आने वाला जो समय है वह कटोकटी का समय है, तो इसीलिए सब धन राशि थी वो इकट्ठी कर रखी थी। चुप रहो ममता, यह सब तुम्हारे लिए है, ऐसा कहने लगे। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? ममता मंत्री जी से कहती है कि क्या उत्कोच शत्रुओं द्वारा जो लिया गया है वो उत्कोच आपने स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। ममता अपने पिताजी को रोकते हुए कहती है, यह सब अच्छी बात नहीं है, यह सब अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, यह सब वापस भेज दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? हम तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम लोग क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। जो सामंत वंश था, जो रोहतास दुर्ग के किले के जो राजा थे शेरशाह, वो राजा कहते हैं कि हमारा अंत अब नजदीक है, अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार कर सकता है, किसी भी दिन वह अधिकार कर सकता है। उस दिन बेटा मेरा मंत्रित्व पद नहीं रहेगा, तब के लिए बेटी। तो यह सब मेरा मंत्रित्व पद नहीं रहेगा, तब काम आएगा। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, विपद यानी कि मुश्किल। हे भगवान, समस्या के लिए इतना अभिषय आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, भगवान के विरुद्ध इतना साहस, इतनी हिम्मत। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? पिताजी हमें कोई भीख भी नहीं देगा क्या? कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह सब बातें ममता अपने पिताजी से कहती है, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इतना सोना देखकर ममता कांप रही है और कहती है कि फेर दीजिए ये सब, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। ऐसा कह के ममता अपने पिता को रोकती है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए और चूड़ामणि अपनी बेटी को मूर्ख कहकर वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, बड़ी बड़ी डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। जो राजा महाराजा होते हैं, उनकी जो पत्नियां होती हैं, जो महारानियां होती है, वो ऐसी डोलियों में आती है और डोली में आती है तो कोई उसका आवरण उलट नहीं सकता। तो मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, चिंतित होने लगे। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। वो दुर्ग पर गए जहाँ किला था, अंदर आने की जगह थी, वहां पर गए और जो डोलियां थी उसका आवरण उन्होंने हटवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है, जो आप यहाँ आवरण हटाएंगे तो महिलाओं का अपमान होगा। ऐसा कहकर पठानों ने मंत्री जी को रोक दिया। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा, रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। जो शेरशाह था, जो रोहतास दुर्ग के किले पर अपना हक जमाना चाहता था, तो निकल गई ममता। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। चूड़ामणि जी थे जो आवरण हटवाना चाहते थे, वहां ही वह मारे गए। अंदर से जो डोलियों का आवरण था, डोलियों में से पठान सैनिक निकले और मंत्री को मार दिया। राजा रानी को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। शेरशाह ने राजा रानी, जो खजाना था, जो कोष था, सब कुछ छीन लिया और सबकी मृत्यु हो गई, लेकर निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक पूरे दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता कहीं नहीं मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए, प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार था, वहां पे पुराना खंडहर था। तो वो खंडहर ऐसा था कि तृण गुल्मों से ढका हुआ था, बहुत सब पुराना था, जैसे छोड़ झाड़ जो सब पौधे लगे हुए थे वहां से ढका हुआ था। तो भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। वहां ममता स्वयं बैठी हुई थी। तो हम शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रकोष्ठ यानी कि भवन के फाटक के तपास का कमरा, तृण यानी गुल्म घास का समूह, तीक्ष्ण यानी कि तेज, प्रवाह यानी कि बहाव,
वेदना यानी कि पीड़ा दुख, विकल यानी कि बेचैन, कुछ पता ही नहीं चले, मृगदा शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वन, जहाँ पर्याप्त मृग होते हैं। विभूति यानी कि समृद्धि, व्यथित पीड़ित, दुहिता पुत्री, विकीर्ण होना फैल जाना, उत्कोच तो रिश्वत, प्राचीर तो चार दीवारी, विरक्त खिन्न दुखी, विपन्न तो संकटग्रस्त, आततायी तो अन्यायी, जीर्ण तो वृद्ध, जर्जर यानी कि टूटा फूटा। तो आगे का वीडियो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।